हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून विद्यार्थीगण। आप देख रहे हैं गणित अर्थात मैथ के महासंग्राम को परास्त करने के लिए आप यात्रा कर रहे थे चौक एंड डस्टर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो कि आपके कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में गणित में जो आने वाले प्रश्न है उसको हल करने में काफ़ी मदद करने वाला है। विद्यार्थीगण, अब आप आ चुके हैं अपने सफ़र के चौथे पायदान क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, तो हम आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे मस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, उसके साथ जो भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे अपना बेस्ट सेक्शन मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड में आने वाले संभावित क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राजू सर। आप सभी का स्वागत है हमारे फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म चौक एंड डस्टर पे। आज की चैप्टर हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं इससे पहले और भी बता दूं कि यह चौक एंड डस्टर साड सेंटर फॉर इनोवेशन भी है। इसके अलावा प्रिपरेटरी फॉर JNV, सैनिक, सिमुतल्ला, RK मिशन के साथ साथ जामिया और AMU की भी तैयारी कराती है। ठीक है, तो भैया हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो कि ये हमारा MIC का कंटेंट है। थ्योरी में हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर पढ़ेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी तरीका देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं अगर रूट्स दिया गया होगा तो इसको भी देखेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखना। तो अगर आप थ्योरी को साथ में लेके चलते हैं और ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा। तो सीधे एक बार आप यहाँ बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरा ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे भी फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा और यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, आप ढेर सारे एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 etc। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सब के सब क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तीसरे एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं तो देखिए इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ध्यान देते रहिए। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ते हैं और 2x स्क्वायर इधर अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा बन चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा तो उसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो होगा वो हमारा 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड में जो लिखावट है ना, ये तो थोड़ा सा बोर्ड नाटक कर रहा है ना, ये अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएगा। फिर देखिए एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट मेरा 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म जो है वो मेरा 0 देखने को मिल रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखा जा रहा है तो पहला सवाल है ये, रिप्रेजेंट द गिवन फॉर्म ऑफ अ सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नीचे सिचुएशन दिया गया है इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, बोल क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। भाई कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार। अगर हम ले पा रहे हैं पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर, पहला अगर इंटीजर लेते हैं x, तो इसका जस्ट अगला वाला जो इंटीजर होगा वो x प्लस
1 होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, इसको प्रोडक्ट में अगर हम लिखें तो x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 आया। और एक स्टेप आगे बढ़े तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने जो सिचुएशन दिया गया था इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ वेरिएबल का क्या वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू हम क्या रखें ताकि ये इक्वेशन जो है मेरा सेटिस्फाइड हो। तो हम x का वैल्यू क्या रखें ताकि LHS बराबर RHS आ जाए। तो जो भी वैल्यू हम x का रखना चाहते हैं, अगर उस x के वैल्यू पे इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो x का वैल्यू ही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। ओके, तो आगे देखेंगे हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू कि यहां पे इसी को हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हम अपने मन से रख रहे हैं क्या, सपोज x इज इक्वल टू हमने 3 रखा और देख पा रहे हैं क्या कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी मैं सिर्फ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 अपने मन से हमने देखा, इसमें पुट किया। हम हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने चेक किया है। x इज इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ओके, LHS पार्ट को ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15, ये आ गया मेरा क्या 0, जो कि क्या है RHS के बराबर है। तो हमने x बराबर जब 3 रखा, x इज इक्वल टू 3 रखा, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 जो होगा, एक क्या होगा, रूट्स होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। ठीक है, एक और इसका रूट्स पॉसिबल है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो 2 होता है, और जितनी डिग्री होती है उतना ही पॉसिबल है रूट्स आना। ज्यादा से ज्यादा कितना रूट्स आ सकता है इसका, तो इसकी डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा इसके 2 रूट आ पाएंगे। ठीक है, तो और एक रूट होगा। अब हम देखते हैं क्या, x इज इक्वल टू 2 पुट करके इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें हम LHS को पकड़ लिए और LHS में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं और ये मेरा आ गया क्या 10 माइनस 10 आ गया 0। ठीक है, तो ये मेरा RHS के बराबर आ गया। कब आया, जब x इज इक्वल टू 2 रखे, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए जो मेरे पास जो आएगा रूट्स आ गया कितना, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, ये दोनों x का वैल्यू क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों रूट्स होंगे। अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 रूट्स ही इसका मैक्सिमम आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल कर रहा है कि आखिर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। सर आपने पिछले सवाल में क्या बताया, आपने बताया क्या कि खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड, हम कब तक हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते रहेंगे, किस तरीके से सोचेंगे कि x का वैल्यू क्या रखें कि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो। इस तरीके से तो सोचेंगे तो फिर पागल हो जाएंगे। कब आएगा, क्या x का वैल्यू होगा, कितना ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इजिली कैसे बनाएंगे, उसका मेथड क्या है, तो 2 तरीका है हमारे पास। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसको भी बता देंगे, एक्चुअली में हमारे सिलेबस में सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड है, इसका यूज आ जाता है। लॉन्ग जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका यूज आ जाता है, इसलिए हम आपको वहां पे रिटन फॉर्म में दे देंगे, एक बार समझा देंगे, आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हटाइए और आप ले लीजिए पिछले वाले ही एग्जाम्पल को। हमारा एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें करना क्या होता है, तो मिडिल टर्म को देखना होता है। माइनस 5x है, मिडिल टर्म को हमको इस तरीका से ब्रेक करना होता है कि जब दोनों टर्म को हम गुना करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे माइनस हमने 3x और माइनस 2x के फॉर्म में तोड़ दिया, फिर इनको जोड़ने के बाद मेरा माइनस 5x ही आएगा। अब इस टर्म को और इस टर्म को जब हम गुना करेंगे भाई, तो देखना क्या आने वाला है, थोड़ा गौर फरमाइएगा बिल्कुल, क्योंकि ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा। बिल्कुल ध्यान हटाना नहीं है, ध्यान से देखते रहो। ये है मेरा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और ये है मेरा लास्ट 6। देखते हैं क्या ये दोनों के बराबर आ रहा है क्या। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया मेरा 6x स्क्वायर और यहां पर भी देख पा रहे हैं तो ये आ रहा है 6x स्क्वायर। जब इस तरीके से सेटिस्फाई करता है, मिडिल टर्म को जब हम इस तरीके से तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जब गुना करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ जा रहा है तो समझ जाओ कि आपने इसको अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने कैसे तोड़ा, माइनस 3x एंड माइनस 2x के फॉर्म में। तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे हमें लेना है कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3 है, दोनों में कॉमन ले लिए, फिर आ गया मेरा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या होगा कि x माइनस 3 बराबर 0 या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। आगे बढ़ते हैं और x का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल पा रहे हैं 3 या फिर 2। तो x का वैल्यू मेरा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही मेरा दोनों रूट्स होगा, ठीक है। और इस तरीका से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। एक बार देख रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन दिया है यहाँ पे चार्ट हो, आप भी मेरे साथ साथ ट्राई करते रहिए। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, हम देखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, बोर्ड में लिखने का थोड़ा तरीका, बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम लिखेंगे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड लिखेंगे और इसके बाद लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, तो जैसे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या करेंगे, तो मिडिल टर्म को हम तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, इस तरीका से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने के बाद फिर से ये मिडिल टर्म के बराबर ही आना चाहिए। और इन दोनों टर्म को जब हम ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद इनको गुना करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको किस तरीका से ब्रेक करें। ये है मेरा होगा फर्स्ट टर्म और ये है मेरा लास्ट टर्म माइनस 10, मतलब माइनस 10 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए जब इस दोनों टर्म को गुना करें। तो सोचिए थोड़ा क्या होगा, है ना। हम यहाँ पे ले लिए क्या 5x और यहाँ ले लिए क्या माइनस 2x, ठीक है। तो 5x और माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो तो भाई इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3x ही आएगा। लेकिन इन दोनों टर्म को जब प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। कितना आएगा, माइनस 10x स्क्वायर। यहाँ पे भी एक बार देखो, हमने ब्रेक किया 5x माइनस 2x के फॉर्म में। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर ही आएगा। तो
ये यहां से x कॉमन लिए, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में मुझे क्या दिखाई दे रहा है जो कि अवेलेबल है, तो यहाँ पे है x प्लस 5 एंड बच गया क्या, x माइनस 2 हमारे पास आ चुका है, अब फैक्टर हो चुका है। एक हमारा रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट आ गया मेरा, दूसरा मेरा फैक्टर आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में कौन है, x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 5, 2 एंड माइनस 5, ये यहाँ पे मेरा ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। व्हाट इज ऑब्लिक आर द रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। इस इक्वेशन का क्या रूट्स होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, एक तरफ लेके चले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख देंगे माइनस 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कीजिए, देखिए तो 3x कॉमन अगर आप लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ नहीं है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 3। आगे बढ़ते हैं और ये x माइनस 0 इसको लिख लीजिए, फिर हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक रूट मेरा आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x बराबर 0 और x इज इक्वल टू 2। अब आ गया मेरा रूट 0 या फिर 2। तो बोल कह रहा ऑप्शन में कि व्हाट इज आर द रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ओनली 2, ओनली 3, 0 एंड 6, 0 एंड 2। क्या आने वाला है, 0 एंड 2। ऑप्शन डी मेरा जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, ओके, इसलिए ध्यान दीजिए यहां। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो कभी कभी हम इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, एसडीएम नॉर्मली लिख दिए हैं, ओके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये a मेरा लीडिंग कोफिशिएंट है, ये तो 0 होना ही नहीं चाहिए, बाकी abc जो भी होगा वो रियल नंबर होगा। आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा,
पॉलिनोमियल में मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखाया है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर ये आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a जो होगा, यही मेरा एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। इसका ख्याल रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, और इसके हेल्प से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो लॉन्ग्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें यूज आ जाता है। या नॉर्मली कोई कोई ऐसा क्वेश्चंस होता है जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड दिमाग नहीं काम करता, तो उसको स्लाइड में या किसी कॉपी के पीछे क्या कर लीजिएगा, आप इसका यूज करके फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है और आपको दे दिया जाएगा रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। तो आपको दे दिया जाएगा अल्फा और बीटा, 2 रूट दे दिया जाएगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना पाइएगा, फॉर्म कैसे दे पाइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस रूप में बता पाइए? तो भाई अगर कोई रूट्स है अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का सम। ठीक है, अल्फा बीटा का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक बार और देख लीजिए, आपके पास अल्फा और बीटा ये 2 रूट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए ना, तो आप कैसे बताइएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्म आप जरूर याद रखिए। ओके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये भाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा आएगा? रियल आएगा कि फिर रियल नहीं आएगा? रियल भी अगर आएगा तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, है ना, या फिर दोनों रूट्स अलग अलग होंगे? तो ये किस तरीके से पता कर पाएंगे? तो भाई इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये bac कहाँ से आता है भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया रहेगा ना, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कोफिशिएंट निकाल लीजिए abc, यही तो आपका यहाँ पे bac आ जाएगा। ओके, तो d जैसे ही निकाल लीजिएगा, d से डिसाइड होगा कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए आपने d निकाला, ठीक है, d निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपके पास क्या आ गया? ये जो क्वांटिटी आया ये पॉजिटिव आ गया, मतलब d मेरा क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। जैसे ही 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या आने वाला है? रूट्स जो आएगा ना बिल्कुल अलग अलग आएगा। एक रूट्स अगर आएगा, एक रूट्स आएगा आपका अल्फा, तो दूसरा रूट्स आएगा बीटा। ओके, अल्फा आप अगर इसको मानते हैं तो बीटा ये हो जाएगा, अगर अल्फा नीचे वाले को मानते हैं तो बीटा ये हो जाएगा। ओके, जब d मेरा पॉजिटिव होगा तो। लेकिन भाई आपने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट किया और पता चला कि ये तो भाई 0 आ गया। d मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। तो जैसे d मेरा 0 आएगा, उस समय जो रूट्स होंगे ना दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2a ही होगा और बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2a ही होगा, ये दोनों। फिर आपको तीसरा कंडीशन क्या होगा कि d इज इक्वल टू निगेटिव आ गया। अगर d का वैल्यू आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आ गया निगेटिव। ओके, तो d मेरा जैसे ही निगेटिव आया तो रूट्स उस समय मेरा क्या आएगा? रियल नहीं आएगा, उस समय रूट्स जो आएगा मेरा इमेजनरी आएगा। क्या आएगा? इमेजनरी आएगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, d जब भी कैलकुलेट कीजिएगा, ये कोई भी नंबर 3 ही चीज होता है, या तो पॉजिटिव होता है, या तो निगेटिव होता है, या तो फिर 0 होता है। मतलब या तो d मेरा पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या फिर 0 होगा। तो अगर d मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो उस समय रूट्स जो आएगा वो रियल आएगा और दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। अनइक्वल का दूसरा एक वर्ड हम यूज करते हैं डिस्टिनिक्ट। क्या आएगा? रूट्स मेरा अनइक्वल या फिर डिस्टिनिक्ट आएगा। अगर d मेरा 0 आ गया तो उस समय रूट्स मेरा रियल आएगा और साथ ही साथ दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ओके,
फिर डी निगेटिव आ गया अगर, तो उस समय रूट्स मेरा रियल नहीं आएगा, नॉट रियल, रियल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो सर इमेजनरी होगा। बस इतना ही बातों को ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब भाई पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0 इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, इसके रूट्स के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए डी कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, d = क्या होगा, तो भैया b² - 4ac होगा। ओके, गिवन में मेरा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है मेरा 9x² - 6x - 2 = 0, जहां पे a मेरा होगा 9, b होगा -6 एंड c होगा -2। चलिए, तो b के जगह हम कितना पुट करेंगे भाई, -9 का द होल स्क्वायर। ध्यान से यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या करता है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, b² में जब पुट करने जाएगा तो क्या करेगा ना, -9 का स्क्वायर ऐसे पुट कर देगा। गलती ये बिल्कुल मत करना, है ना। प्लस और माइनस, है ना, दो ही चीज होता है, अच्छा या बुरा, गड़बड़ हो जाएगा सीधे। -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -81 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है -9 का द होल स्क्वायर ये है, और इसका वैल्यू जो आएगा 81 आएगा। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक है, अगर आप करोगे तो पक्का रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखिए। तो -9 का द होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 9, बी का -6 का द होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 9 और सी का वैल्यू है -2। ठीक है, तो d = 36 - 9 4 जा 36। लो भाई, d का तो वैल्यू 0 आ रहा है। अरे तो d का वैल्यू जब 0 आ रहा है तो क्या दिक्कत है, d का वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स जो होगा मेरा क्या होने वाला है, बोलो बोलो भाई मेरे साथ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही तो होने वाला है। ठीक है, रूट्स मेरा क्या आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सीबीएसई के 2023 में पूछा गया था सिंपल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 5वां नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स। यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। भाई यहां पर देखो, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट जब रूट आता है उस समय डी का हालत कैसा होता है बताओ तो थोड़ा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अगर होगा उस समय मेरा डी पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। बात समझ में आई। तो अब हम इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के डी को निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, 2x² - 3 √x + 9/4 = 0। यहां से डी निकालो, तो डी निकालेंगे तो -3 √2 का द होल स्क्वायर -4, ए है मेरा 2 और सी है 9/4। ये कितना हुआ, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 जा 18 - 18। यहाँ तो डी मेरा 0 आने वाला है भाई, ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं, x² + x - 5 = 0। अब यहाँ पे फिर से डी निकालेंगे, ये 1 का स्क्वायर -4, ए सी मेरा माइनस नेगेटिव है, माइनस में है, सी मेरा -5 है, तो 1 माइनस प्लस 20, ये मेरा आ गया कितना 21। यहाँ डी मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ रहा है। डी कितने के बराबर है 21, और 21 क्या है, पॉजिटिव है। तो यही मेरा ऑप्शन होगा और पक्का होगा। आप सी को और डी को चेक कीजिए और चेक करके पक्का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि भाई इसका क्या डी कैसा आ रहा है, किस तरीका का है। आई एम श्योर कि ऑप्शन बी होगा ये, यहाँ से डी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन
आने का चांस रहता है इस टाइप का, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आ गया सेक्शन क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दिस सेक्शन इज वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नियरली क्लोज टू द क्वेश्चन मे बी कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, तो सेक्शन हमारा MAQ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वन रूट दे दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉल्यूशन निकालते हैं। दिया क्या गया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या गया है। दिया हुआ है 2x² + kx - 6 = 0, ठीक है। इसका एक रूट दिया है, कितना है, 2 है। तो हम मान लेते लेट अल्फा = 2, ये दिया है, हमने अल्फा मान लिया। अल्फा बराबर क्या है, 2 दिया है। तो क्या करेगा, अगर एक रूट दिया है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेगा क्या, सेटिस्फाइड करेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हेयर अल्फा = 2 सेटिस्फाई द quadratic equation (2x² + kx - 6 = 0). ओके, तो सेटिस्फाई का मतलब एवरीबॉडी नो कि भाई पुट करना पड़ेगा हमको इक्वेशन में, ठीक है। 2 × 2 का द होल स्क्वायर प्लस k × 2 - 6 = 0। ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो गया है। ये मेरा 2k - 6 = 0, ये 2k + 2 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो गया मेरा k + 1 = 0। तो k + 1 = 0 आया। यहाँ से k का वैल्यू जो निकल के आएगा वो -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो k = -1 मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ओके, k का ही वैल्यू यहाँ निकालना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स आना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स आना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट है। ये आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। ये आपके हवाले है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, इसे जरूर कीजिएगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। देखते हैं क्या है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0 आर। अब बोल क्या रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, इसका रूट्स कैसा होगा। ऑप्शन देखो तो थोड़ा गौर से ऑप्शन देखो। इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। जब इस तरीके की बातें बोल दी कि रूट्स का नेचर कैसा आएगा, तो भैया क्या याद करोगे, क्या बोलो ना, डिस्क्रिमिनेंट है ना। डिस्क्रिमिनेंट वही निकालना पड़ेगा, ठीक है, और वहां से डिसाइड होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0, जहां पे a = 1 आएगा, b = 1 आएगा, c = -1। d निकाल लो भैया, d = b² - 4ac होता है। b 1 का स्क्वायर -4 × 1 × -1। ओके, 1 ये मेरा क्या आ गया, माइनस प्लस 4, ये मेरा आ गया 5। डी का वैल्यू मेरा आ चुका है 5, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू आते ही रूट्स मेरा जो होगा क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि डिस्टिंक्ट तो आएगा, तो ये तो छट गया भाई, ऑप्शन बी हट गया भाई, ऑप्शन बी हट गया, क्योंकि बोल रहा है नहीं रूट्स तो मेरा रियल नहीं आएगा, नहीं, जबकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे नहीं रियल आएगा, बिल्कुल रियल आएगा। तो ऑप्शन मेरा बी जो है ना गलत हो गया, रियल एंड इक्वल आएगा। भाई डी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इक्वल आने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए ये भी खत्म, खल्लास। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन ए एंड सी। इसमें अब छांटना है। रूट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनइक्वल आने वाला है, लेकिन क्या वो इरेशनल आएगा कि रेशनल आएगा,
अब मैंने एसडीएम मेथड किस लिए बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा इसका। अगर हम अल्फा निकालना चाहते तो याद करो -b प्लस √d/2a कुछ ऐसा बताए थे। फिर दूसरा रूट्स निकालना चाहते हैं बीटा, तो -b प्लस -b माइनस √d/2a, ये दोनों फॉर्मूला को मैंने बोला था कि याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब अल्फा निकालना चाहते तो -b, मेरा b का वैल्यू 1 है, प्लस d का वैल्यू मेरा कितना आया है, 5 आया है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। यहाँ बीटा देखते हैं तो -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आने वाला है। अल्फा इज इक्वल टू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, बीटा इज इक्वल टू -5, यहाँ पे माइनस सीधे कॉमन ले लो तो √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देख पा रहे हो कि √5 मेरा एक प्राइम नंबर है और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो कभी मेरा रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये वाला जो आ रहा है ना मेरा रूट्स, देख पा रहे हो, और ये वाला, ये दोनों के दोनों मेरा क्या आ रहा है, इरेशनल आएगा, इरेशनल रूट्स होगा, ठीक है। अगर एक इरेशनल आ गया ना तो दूसरा तो इरेशनल आना ही है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर तुम चाहते तो यहाँ से भी देख के बता पाते, लेकिन मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। डी पॉजिटिव आ रहा है और डी मेरा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो फिर कभी भी रूट्स मेरा रेशनल नहीं आ सकता है, तो मेरा रूट्स आएगा इरेशनल और डिस्टिंक्ट। इसलिए ऑप्शन मेरा अहमदाबाद ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। असर्शन में पहले बोला गया क्या कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे भाई ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे देखो तो थोड़ा, है ना, ऐसा महसूस होगा कि भाई तो आंख से सीधे दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर कई को पूछा है, कोई लोचा है क्या, है ना। तो देख लो यहाँ पे a मेरा 0 नहीं है, x² का कोफिशिएंट ही है मेरा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे 2 है और ये मेरा 0 नहीं है। बस इतना ही देख के हमको समझ जाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरा ये असर्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन जो है भाई मेरा बिल्कुल करेक्ट बात है। रीजन देखते हैं, बोल रहे ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n व्हेन n इज अ होल नंबर कैन बी ट्रीटेड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप किसी भी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दीजिएगा? कोई भी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दीजिएगा भाई? बोलो, बोल दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत है ना। मेरा रीजन जो है गलत है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे भाई, मेरा असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। वो ABCD करके आता है ऑप्शन, उसमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ABCD करके आता है तो एक क्या होता है कि असर्शन सही होता है और रीजन जो होता है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। फिर ऑप्शन बी में रहता है कि असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी में रहता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी में रहता है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि असर्शन मेरा ट्रू है जबकि रीजन फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन जो भी होगा वहां चूज कर लेंगे। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। एकदम शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन से है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना भी टफ नहीं है ना। कोशिश करते रहोगे आसानी से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा भाई आंखें गड़ाए रखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस 6x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द रूट्स। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमारा टारगेट क्या है कि p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक बात तो समझ लिए, थोड़ा थोड़ा डिकोड करके पढ़ते हैं हम लोग, इस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। हमें p का वैल्यू निकालना है, इतना तो हमारा टारगेट क्लियर हो गया। विच द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। px² प्लस 6x प्लस
40 ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखें तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो है इस दोनों रूट्स के सम के बराबर ही है। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहां पर थोड़ा देख लो, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें पढ़ेंगे। सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, तो ये आता है मेरा माइनस बी बाई ए। अगर इसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स जो आएगा वो माइनस बी बाई ए आता है। रूट्स और कॉफिशिएंट में रिलेशन है ये। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आएगा वो सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को ध्यान में थोड़ा रखना भाई। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा भाई, सी बाई ए, जबकि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ से ए देखो पी है, बी देखो 6 है और सी मेरा 40 है। सी यहाँ नीचे ए और ए कैंसिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, ये पहले ही बोल दिया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसने पहले ही बोल दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मेरा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट पी जो दिया है ना, पी, ये कभी नहीं होगा जीरो, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए बराबर पी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है, गिवन में क्या है कि गिवन इक्वेशन जो है मेरा इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ही बोल दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो भाई एक्स स्क्वायर का तो कॉफिशिएंट कभी 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए और ए को कैंसिल किया। ठीक है, अब आ गया मेरा सी बराबर माइनस बी। सी कितना है, चेक करो 40 है, और बी कितना है, बी कितना है, तो बी मेरा आ गया कितना, 6 आ गया। माइनस 6 क्या 40 इज इक्वल टू माइनस बी होगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैंसिलेशन करना ही थोड़ा सा गड़बड़ काम है, कैंसिल नहीं करते हैं। चलो आओ अब ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। सी कितना है, सी 40 है, ए कितना है, पी, और यहाँ पे बी कितना है, -6 हो जाएगा, और ए कितना है, तो पी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 40p इज इक्वल टू -6p। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 46p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दे रहा है क्या कि p बराबर मेरा 0 आएगा, जबकि p बराबर मेरा 0 होना ही नहीं चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू द सम ऑफ द रूट्स। तो क्या है भाई, यहाँ पे p बराबर 0 आ रहा है, तो क्या है ऐसा कि इस तरीके का जो रिलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है 0, जबकि होना ही नहीं चाहिए 0। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया है भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा तो p का वैल्यू 0 होना ही नहीं चाहिए, जबकि बोल रहा है कि नहीं p का वैल्यू 0 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे p का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। ठीक है, कोई भी p का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। डिजिट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेज, फाइंड द नंबर। अब देखो, हम अक्सर देखते हैं कि 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से लेके 99 के बीच में,
और 99 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 10 से लेकर 99 तक। ओके, तो 10 से लेकर 99 तक में क्या हो जाएगा, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, देखते रहना, 54 हो गया, 55 हो गया, एंड सो ऑन, 83, 86, ऐसे करते 99। ये सब 2 डिजिट के हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम इसमें से क्या ले रहे हैं, 54 को उठा रहे हैं। 54 को उठाया तो प्लेस वैल्यू इसका कितना आ गया, 4 आ गया। 5 को उठाया तो कितना आ जाएगा, 10 प्लेस पे है तो 10 इंटू 5 हो गया। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 10 इंटू 5 प्लस 4, ये मेरा क्या आ गया, ये एक्चुअल नंबर जो था ना 54, इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया। ओके, सिमिलरली अगर हम बोले कि एक्स वाई है कोई नंबर, है ना, इस टाइप का कोई नंबर दिया गया है 2 डिजिट का, जिसमें पहला डिजिट है y और 10th डिजिट है x, तो ये y, इसका हम प्लेस वैल्यू निकाले तो 10th प्लेस पे x है तो 10 इंटू एक्स, अगर ऐड कर दे तो ये मेरा आ जाएगा 10x प्लस वाई। लेकिन हम इस नंबर के डिजिट को चेंज कर दें, खुद में वापस में पलट दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये इस तरीका से दिखेगा। तो अब 1 प्लेस पे मेरा आ गया x और 10th प्लेस पे आ गया मेरा क्या, 10 इंटू वाई, वाई आ चुका है 10th प्लेस पे। अब हम इस yx को लिखना चाहें एक्सपैंडेड फॉर्म में तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज, तो हम मान लेते हैं कि x और y इस तरीका का नंबर का फॉर्म है, लेकिन इसको हम अगर लिखना चाहें कैलकुलेशन बेसिस के आधार पे तो हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज होने के बाद यही नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इन नंबर्स के अंकों का गुना 18 दिया गया है, तो पहला x इंटू वाई जो दिया है वो 18 दिया है, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। When 63 is subtracted from the number, तो एक्चुअल में ये नंबर मेरा ओरिजिनल नंबर जो ये है 10x प्लस वाई है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई है। आइए देखते हैं 10x प्लस वाई में से कितना घटा रहा है, तो 63 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो हो क्या रहा भैया, नंबर ही पलट जा रहा है ना, इंटरचेंज देयर प्लेसेस, है ना, नंबर जो है ना, नंबर का डिजिट ही पलट जा रहा है। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे 10y प्लस एक्स, जब डिजिट पलट जाएगा तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, x को इधर लेके आइए तो ये 9x हो जाएगा, 10y को इधर लेके आइए माइनस 9y, और इधर हो गया 63। अब क्या करना है, 9 को कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, 9 से कैंसिल कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है इक्वेशन नंबर 2 में, या 2 का यूज कर सकते हैं 1 में। यू आर फ्री फॉर यूजिंग एनी वन इक्वेशन इन द अनदर। ओके, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई वाई ले लिए, और इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन इक्वेशन 2 में। तो x के जगह पे हमने रखा क्या, 18 बाई वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 18 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, नीचे रहेगा y, 18 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, इधर लेके आइए तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप y कैलकुलेट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अब आप सीख चुके हैं। y निकालिए, जो भी y आएगा है ना, इसमें पुट कीजिएगा, वैलिड y आना चाहिए, निगेटिव y नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो नंबर है हमारा है जिसमें जो डिजिट्स है, डिजिट्स कभी निगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो जो भी पॉजिटिव y का वैल्यू आएगा वो आप लीजिएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई बोट है भाई, चलती है नदी में, समंदर में, जहां भी चले। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन ए स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में अगर हम बोट की स्पीड देखें तो बिल्कुल पानी शांत है, उसमें बोट को चला रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है उसका। ठीक है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जिधर भी पानी बह रहा है उसके विपरीत दिशा में नाव को हम चला रहे हैं। पानी जिधर बहता है उसके विपरीत दिशा में जब हम नाव को चलाते हैं इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम।
ठीक है। जबकि जिधर पानी बह रहा है उधर ही मेरा नाव भी चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब जल का धारा का स्पीड कितना है, पानी किस रफ्तार से बह रहा है, उसके स्पीड को आपको निकालना है। तो चलिए अब डिकोड करते हैं क्वेश्चन के एक एक सेंटेंस को। बोल क्या रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम लिख देते हैं लेट द स्पीड, खैर इसमें लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिया ही है ना। तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू, हम मान लिए, मानाना है ही नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ सिचुएशन हम थोड़ा बना दे रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए कि पानी है, ये आपका बोट हो गया, ठीक है। और क्या हो रहा है कि पानी इधर बह रहा है। अब पानी का स्पीड क्या है, तो मान लीजिए यू है, ठीक है। स्पीड ऑफ क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। और नाव हमारी इधर जा रही है, कितना किलोमीटर तक चली, तो इस पॉइंट से लेके 30 किलोमीटर तक चली है ना। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 30 किलोमीटर चली है, किसमें, अप स्ट्रीम में। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस समय अगर नाव इधर चल रही है और पानी इधर बह रहा है, तो नाव क्या होगी, पानी रुकावटें पैदा करेगा कि नहीं करेगा, नाव में करेगा ना भाई। तो जब कर रहा है तो मेरे नाव के स्पीड को घटाएगा, कितना से घटाएगा, तो जो भी नाव का स्पीड है स्टील वाटर में, उसमें यू स्पीड घटेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस यू हो जाएगा। 15 माइनस यू, क्योंकि नाव का स्पीड पानी के स्पीड से तो ज्यादा ही है ना, तभी तो नाव इधर जा पा रही है, ठीक है। 30 किलोमीटर की यात्रा को कवर कर पा रही है, नहीं तो कैसे करती, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में मेरा 15 माइनस यू हो गया। अब क्या कर रहा है भाई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या बताया कि जिधर पानी बहेगा उधर ही नाव चलाना है। आप अक्सर किसी लोग को या किसी पानी में कुछ चीज़ें होती है, जैसे केला का भी खंभा होता है, बाकी और भी लकड़ी टूटी हुई होती है, तो जिधर पानी बहती है उधर ही वो भी लकड़ी बहता है ना। लेकिन उसके विपरीत दिशा में कोई चीज़ें तैर के चलना कितना मुश्किल होता है, और पानी जिधर बहती है उधर ही अगर कोई चीज़ बहता है तो काफ़ी स्पीड से बहता है। नाव को भी अगर हम उधर ही चलाएं जिधर पानी बह रहा है तो काफ़ी तेज़ी से चलेगा। एक तो कि नाव की स्पीड ऊपर से पानी का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 15 प्लस यू स्पीड हो जाएगा नाव का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना चाहिए, एसटीडी, ये तीन चीज़, 3 वर्ड आप 3 लेटर याद रखिए। एस से स्पीड, टी से टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मेरा अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर की और डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर ही कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर ली, 60। ओके, और टोटल टाइम कितना लगा है आने और जाने में, तो टोटल टाइम हमारा लगा 4 घंटा 30 मिनट। टाइम इज इक्वल टू कितना लगा, 4 आवर 30 मिनट। इसको हम अगर बदलें तो 4.5 आवर बोल सकते हैं। इसको और ब्रेक करें तो 9/2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं तो स्पीड कितना है, पहले देख लेते हैं कितना है स्पीड। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अप स्ट्रीम में टी यू से डिनोट कर रहे हैं अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा है 30, स्पीड क्या है 15 माइनस यू। टी डाउन स्ट्रीम में कितना है 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन किस स्पीड से कवर करेगा, तो 15 प्लस यू के स्पीड से कवर करेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो LHS वाला LHS से जुड़ेगा और RHS वाला टर्म RHS से जुड़ जाएगा।
30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस यू प्लस 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस यू। अब टी यू प्लस टी डी मतलब अप स्ट्रीम में लगा हुआ टाइम और डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, टोटल टाइम मिला के मेरे पास 4.5 घंटा दिया है। इट मीन्स कि 9/2 दिया है यहाँ पे 9/2। 30 को कॉमन ले सकते हैं आप, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 प्लस यू आएगा माइनस प्लस यहाँ पे 15 माइनस यू आएगा और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ओके, ये 15 से 15 काट दीजिए, 15 से 15 नहीं कटेगा, यू से यू यहाँ कैंसिल हो गया। तो 9/2 इज इक्वल टू 30, 15 प्लस 15 30, नीचे आ गया मेरा क्या 225 माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे 9/2 और इधर भी ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 225 माइनस यू स्क्वायर। ये 9 से 9 कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 225 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ओके, अब इसको यहाँ पे थोड़ा लेके आइए, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। कितना हो गया 225 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200। यू स्क्वायर को इधर लेके आइए, यू स्क्वायर, और इसको 200 को इधर लेके आइए, ये 25 हो जाएगा। तो u बराबर मेरा हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो u इज इक्वल टू मेरा आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया ये स्पीड ऑफ द वाटर। तो हम इस तरीके से क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर कितना आ गया, स्पीड ऑफ वाटर कितना आ गया भाई, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस MEQ का। ओके, बोल क्या रहा है वही क्वेश्चन कि अर्नव एंड आरकी आर वेरी क्लोज फ्रेंड। चलो ठीक है भाई, अर्नव और आरकी दोनों क्लोज फ्रेंड है। ओके, बोथ फैमिली डिसाइड टू गो टू द रानीखेत। दोनों के घर वाले क्या डिसाइड करते कि चलो रानीखेत घूम के आते हैं अपने अपने गाड़ी से, बाई देयर ऑन कार्स। अर्नव कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ x। अर्नव की गाड़ी जो है ना x के स्पीड से चलती है, वाइल आरकीज कार ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन द अर्नव कार। जबकि आरकी का जो गाड़ी है वो अर्नव की गाड़ी से 5 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से चलती है, 5 kmph के ज़्यादा रफ्तार से चलती है। अर्नव टुक 4 आवर मोर देन आरकीज टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ द 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर के जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अर्नव की गाड़ी 4 घंटा ज़्यादा समय लेती है। अब 4 घंटा ज़्यादा समय लेती है किस से, तो सिंपल सी बात है आरकी के कार से। मतलब आरकी 4 घंटा पहले ही पहुंच जाती है रानीखेत, जबकि अर्नव 4 घंटा देरी से पहुंचता है रानीखेत, ठीक है। डिस्टेंस दोनों सेम ही कवर कर रहे हैं 400 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए भाई, ये है आपका रोडवेज। आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते कि इसमें क्या दिया है। फिर से एक बार देख लो भाई, है ना। हम मान लेते क्या है, यहाँ पे दे दिया कि अर्नव के कार का स्पीड क्या दिया है, बोलो। अर्नव के कार का स्पीड, अर्नव कार से स्पीड दिया है x kmph, जबकि आरकी के कार का स्पीड क्या है, आरकी के कार का स्पीड जो है भाई वो 5 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से चला रही है, x + 5 kmph, मतलब 1 घंटा में x + 5 किलोमीटर चला रही है। ओके, आगे क्या बोला, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर है, और टाइम टेकन बाय अर्नव कार इज इक्वल टू, यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, तो आरकी से। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय आरकी कार इज इक्वल टू कितना, हम अगर t बोलते हैं टाइम टेकन बाय आरकी
कार इज इक्वल टू टी, तो फिर अर्नव का कार कितना लेगा? 4 घंटा देरी से आ रहा है, तो 4 घंटा ज़्यादा समय लेगा, t+4। ओके, फिर से मैं बताया था क्या कि STD को याद रखिएगा। STD मतलब स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। ये 3 ही लेटर जो है ना पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस निर्धारित कर देता है, इसी से बन जाता है सवाल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें थोड़ा, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है अर्नव के कार का? x है, और इनटू टाइम कितना लग रहा है? तो भाई t+4 लग रहा है। कितना लग रहा है? t+4, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400 किलोमीटर। फिर देखो अगले ही पल की इसका स्पीड कितना है? आरकी के कार का x+5 है, और टाइम लग रहा है t। इस तरीके से स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस टोटल 400 किलोमीटर कवर कर ले रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल। बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर बाय द आरकीज कार इन 2 आवर। 2 घंटा में आरकी का कार कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप जानते हैं कि आरकी के कार का स्पीड क्या है? x+5 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटा में 2 टाइम्स ऑफ x+5 होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ x+5 होगा, क्योंकि आरकी के कार का स्पीड क्या है? x+5 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है? x+5, और टाइम कितना लग रहा है? 2, तो 2 टाइम्स ऑफ x+5 जो होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ अर्नव कार? अर्नव के कार की स्पीड कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब करेगा? ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्नव के कार का स्पीड क्या है? x है। ठीक है, तो x इंटू टाइम लग रहा है कितना? t+4 इज इक्वल टू 400, ये था हमारा। फिर आरकी के कार का स्पीड था x+5 इंटू टाइम लग रहा था t, ये भी 400 था। ठीक है, ओके, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई x+5 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट वाला ये हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया। सेकेंड वाले का हमने यूज किया फर्स्ट में t के जगह पे, तो x इंटू टी के जगह पे कितना पुट करेंगे? 400 डिवाइडेड बाई x+5 + 4 इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? ये x बाहर ही रहने देते हैं, 400 + 4x + 20 डिवाइडेड बाई x+5 इज इक्वल टू 400। बस ये कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है? x इंटू 420 + 4x डिवाइडेड बाई x+5 इज इक्वल टू 400। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा क्या? 4x² + 420x इज इक्वल टू 400x प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 400x प्लस 2000, 4x², 400x को इधर लेके आइए, प्लस 20x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। 4 को कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। और आ गया आपके सामने ये आंसर, x² प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये अर्नव के कार के स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है ना। अर्नव के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं अर्नव के कार के स्पीड को। क्या होगा? x² प्लस 5x माइनस 500, x² प्लस 5x माइनस 500। ऑप्शन नंबर सी जो है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्नव के कार के स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। और ये हो गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्नव कार। अर्नव के कार का स्पीड क्या है? भाई एक काम करो, इसको तुम क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करने
आती है, एक बार तुम भी ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, 20 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मच टाइम टुक आर्की टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है आर्की की कार, तो कितना समय ले रही है ये आपको बताना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये आप जरूर कीजिएगा। लास्ट वाला टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद टाइम बताइए। ठीक है, तो आज की हमारी लेक्चर यहीं पे समाप्त हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का पूरा निपटारा कर दिए। आप जरूर PYQ को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि भाई हम लाख करें कोशिश, लेकिन आप अगर उसमें अपने आप को सहयोग नहीं दीजिएगा, खुद को सहयोग नहीं दीजिएगा, खुद पे अगर आप काम नहीं करते तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भाई अपने आप पे भी काम कीजिए। और हाँ, 1000 चीज़ों को करने से बेहतर है कि एक ही चीज़ों को 1000 बार कीजिए। ठीक है, थैंक यू भाई। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।